नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान में 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में बताऊंगा और यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आइए इसको हम लोग एक कहानी नुमा पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत न हो और 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को यह एक्ट आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। हेडिंग है 1858 का भारत शासन अधिनियम। हेडिंग डाल लीजिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन से समझ लेते हैं कि यह एक्ट है क्या। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? मैंने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। उनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, जिनका मुख्य कार्य प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को देखना था और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। तो कहने का मतलब यही है, जो यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसकी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था जो थी वह पूरी तरह से उत्तरदायित्व विहीन, असुविधाजनक तथा जटिल हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि 1857 की क्रांति होती है। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। ठीक है, तो होता क्या है, इसके फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पॉम ईस्टर्न होते हैं, उन्होंने क्या किया कि भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। लेकिन अफसोस की बात यह रहा कि विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सका। फिर अप्रैल 1958 में संसद ने एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, फिर क्या होता है कि अप्रैल 1958 में संसद ने एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया जिसका नाम भारत सरकार अधिनियम था। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और फिर क्या होता है कि इस एक्ट द्वारा जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया और जितने भी शासन प्रणाली थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो सारे अधिकार सम्राट को सौंप दिया गया कि लीजिए भाई, अब आप राज कीजिए, हमने तो बहुत राज किया। ठीक है, तो फिर बात आती है कि अब भारत में प्रशासन चलाने के लिए तो होता क्या है कि भारत में प्रशासन चलाने के लिए एक सदस्य के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के एक राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। और यह जो राज्य सचिव का पद होता है वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। और फिर क्या होता है कि जो राज्य सचिव का पद होता है जो राज्य सचिव का पद होता है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 15 होती है। मतलब कहने का है कि राज्य सचिव की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यों का भारत परिषद का गठन किया जाता है जिसमें से 8 सदस्यों को राजा नियुक्त करते हैं और 7 सदस्यों को कंपनी का निदेशक मंडल नियुक्त करते हैं। ठीक है, 8 सदस्यों को राजा नियुक्त करते हैं और 7 सदस्यों को कंपनी का निदेशक मंडल नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत के संबंध में एक नीतिगत घोषणा करती हैं जो भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है,
अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा खाया। अच्छा ठीक है, हो गया। आपको पता होगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्नाटा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्नाटा भारतीय संविधान के भाग थर्ड को कहा जाता है। अब भाग थर्ड में क्या है? भाग थर्ड में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 से लिए गए हैं और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपको पता है कि पहले मूल अधिकार 7 थे, लेकिन फिर क्या होता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसे रख दिया गया। अब टोटल कितने अधिक मूल अधिकार हैं? अब टोटल 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से आपको पता है? पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा क्या है? संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। फिर छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, तो यह तो हो गया। इसको हम लोग एक एक अनुच्छेद बहुत अच्छे तरह से देखेंगे। ठीक है, मतलब ये आज का टॉपिक नहीं था। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, लिख लिया जाए 1858 का। हेडिंग डालिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, लिखिए। इसमें इस अधिनियम में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस अधिनियम में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दोहरी शासन व्यवस्था थी वह पूरी तरह से उत्तरदायित्व विहीन, असुविधाजनक तथा जटिल हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि 1857 की सैनिक क्रांति होती है। आपको पता होगा कि 1857 की सैनिक क्रांति सबसे पहले कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक है, तो मेरठ 1857 की सैन्य क्रांति होती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे। तो इन्होंने क्या किया कि
भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो सका। फिर क्या होता है कि अप्रैल 1958 में संसद ने एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया। फिर क्या होता है कि अप्रैल 1958 में संसद ने एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका नाम भारत सरकार अधिनियम था। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर क्या होता है कि अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आपको एक्ट आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि तो भारत सरकार अधिनियम इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर क्या होता है कि इस विधेयक द्वारा भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, वह पूरी तरह से समाप्त हो गई और सारी कंपनी की शक्तियां और सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन शक्तियां सम्राट को सौंप दिया गया कि भाई कंपनी ने तो बहुत राज किया, अब आपकी बारी है। ठीक है, सम्राट को सारी शक्तियां सौंप दिया गया यहाँ से। फिर क्या होता है कि अब बात आती है भारत में प्रशासन चलाने के लिए। तो लिखिए, भारत में प्रशासन चलाने के लिए एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। और यह जो राज्य सचिव का पद था, वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और फिर भारत के राज्य सचिव की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यों का भारत परिषद का गठन किया जाता है।
एक 15 सदस्यों का भारत परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें से 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राजा को सौंप दिया जाता है और बाकी के 7 सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है और बाकी के 7 सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और फिर लिखे नेक्स्ट इसी में, और फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर भारत का वायसराय बना दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर भारत का वायसराय बना दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए इसी में, और फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत हो गया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ हो गया, यहाँ पे थे। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने एक नीतिगत घोषणा करती हैं भारत के संबंध में। महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक नीतिगत घोषणा करती हैं, जिसे भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है जानते हैं? मैग्ना कार्टा मतलब होता है कि अधिकार पत्र। ठीक है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम में यही था जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, जो ही 1858 का भारत मतलब संवैधानिक विकास समाप्त होगा, मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ से संवैधानिक विकास से जो पूछे गए हैं मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। जो 100 क्वेश्चन है ना, सभी के सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सिर्फ संवैधानिक विकास से 1600 ईस्वी से लेकर 1949 तक। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 1861 का। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है,
तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं, 2 से 3 प्रश्न। तो ठीक है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, पहले फिर लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें संवैधानिक सूत्रों का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों का निर्माण, नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। और गवर्नर और लेफ्टिनेंट को, इनको जो था वह क्षेत्र को विभाजित करने के लिए, क्षेत्र को विभाजित करने, प्रांत, प्रेसिडेंसी, ठीक है, तथा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। फिर क्या होता है गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। पहले 4 थे, 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। आपको मैंने बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट में कि पहले गवर्नर जनरल के केंद्रीय परिषद में जो थे वह सदस्यों की संख्या 3 थे, लेकिन 3 से बढ़ाकर एक बढ़ा के 4 कर दिया गया। और चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, चौथे सदस्य के रूप में। फिर क्या होता है कि 1861 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी, 4 से 1 फिर बढ़ा दिया गया और 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। फिर क्या होता है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में और अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने क्या किया, इसके आधार पे नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया गया। प्रश्न पूछता है विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। और फिर अलग अलग विभागों को अलग अलग सदस्यों को दिया गया, जिसके आधार पर मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, कहा और कैबिनेट मंत्री की नींव भी यहीं से पड़ी। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की न्यू भी यहीं से पड़ी। ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं। और फिर नेक्स्ट था अगला। और इसी अधिनियम के तहत जानते हैं कि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। फिर मद्रास तथा मुंबई के सरकार को व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। और फिर क्या होता है कि पहली बार प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इतना था। हम लोग गहन अध्ययन इसके बारे में किए, तो यहाँ से विभागीय प्रणाली पूछता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल पूछता, वही कैबिनेट मंत्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहीं से हुई थी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। हेडिंग डालिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें लिखिए, यहां से संवैधानिक सूत्रों का विकास होता है। क्योंकि इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों का निर्माण करना, नवनिर्मित प्रांतों में लेफ्टिनेंट तथा गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। नवनिर्मित प्रांतों में लेफ्टिनेंट तथा गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। और इनको अधिकार दिया गया और इनको प्रांत, प्रेसिडेंसी
और इनको प्रांत, प्रेसिडेंसी तथा क्षेत्र को विभाजित और इनको प्रांत, प्रेसिडेंसी तथा क्षेत्र को विभाजित करने तथा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर इसमें लाइन छोड़ के नेक्स्ट अगला लिखिए इसी में। फिर लिखिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 से 1 बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 4 से 1 बढ़ाकर 5 कर दिया गया और पांचवें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। और फिर गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में और अच्छे ढंग से काम करने के लिए कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दिया गया। जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। ठीक है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर क्या होता है कि फिर इसी विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया और फिर अलग अलग विभागों को अलग अलग सदस्यों को दिया गया। जिसके फलस्वरूप विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। फिर क्या होता है कि अर्थात कहने का मतलब यह था कि यहीं से इसी अधिनियम के तहत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार कैबिनेट मंत्री की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री जो वर्तमान में है ना, कैबिनेट मंत्री की शुरुआत की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, ये महत्वपूर्ण, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। फिर नेक्स्ट लिखिए, फिर 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास तथा बंबई के सरकार को व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया।
फिर नेक्स्ट एक अगर अंतिम लिख लीजिए इसमें, 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत 1858 का 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण कर दिया गया ठीक है। तो यह था 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। पहली बार कि गवर्नर जनरल को प्रांत प्रेसिडेंसी और पहला पॉइंट था। दूसरा बात 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया, विविधता होना अनिवार्य कर दिया था। और फिर मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। फिर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। फिर मद्रास तथा मुंबई की सरकार को व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। तो ये सब सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए 1873 का अधिनियम, हेडिंग डालिए 1873 का अधिनियम। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा है। 1873 का अधिनियम, ठीक है। 1873 का अधिनियम, इसमें होता क्या है कि इसमें कहा गया कि भाई जो कि हम कंपनी को किसी भी समय किसी भी तरह से पूरी तरह से भंग कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि 1 जनवरी 1884 को इसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया, ठीक है। तो हो गया। तो लिखिए इसमें 1873 के अधिनियम के तहत 1873 के अधिनियम के तहत यह कहा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 के अधिनियम के तहत यह कहा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय और किसी भी तरह से इसे भंग कर दिया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि 1 जनवरी 1884 को, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि 1 जनवरी 1884 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है। तो ठीक है, 1873 का अधिनियम भी समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ से धीरे धीरे अब कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी सम्राट का राज धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्ट हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।